नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल कर स्टडी आईक्यू में। आज हम 22 मई 2020 की नेशनल करंट अफेयर करेंगे और आज के करंट अफेयर की पीडीएफ वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। हमारा आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में किस क्रिकेट समिति ने बॉल को चमकाने के लिए थूक के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है? हमारे ऑप्शन आईसीसी, बीसीसीआई, A&B उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर है आईसीसी। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की क्रिकेट समिति ने गेंद पर साइन लाने के लिए थूक के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की है। स्विंग गेंदबाजी में इस्तेमाल किए जाने वाले इस प्रयास पर रोक की सिफारिश मुख्य रूप से कोविड-19 के जोखिम के कारण और क्रिकेट के रोमांच को बनाए रखने के साथ ही इससे जुड़े सभी लोगों को सुरक्षित रखने के लिए लगाई गई है। इस समिति की अध्यक्षता भारत के पूर्व लेग स्पिनर अनिल कुंबले ने की। इसके अलावा समिति ने सभी अंतर्राष्ट्रीय मैचों के लिए स्थानीय अंपायर की नियुक्ति का भी प्रस्ताव रखा है। हालांकि आईसीसी क्रिकेट समिति ने गेंद को चमकाने के लिए पसीने के उपयोग को जारी रखने की बात कही, क्योंकि इससे कोई स्वास्थ्य खतरा नहीं देखा गया। साथ ही गेंद को चमकाने के लिए कृत्रिम पदार्थ के उपयोग पर भी विचार किया जा रहा है। इसके अलावा समिति ने DRS रिव्यू के उपयोग को हर पारी में 2 से बढ़ाकर 3 करने की भी सिफारिश की है। आईसीसी के अध्यक्ष हैं शशांक मनोहर, उसके मुख्य कार्यकारी हैं मनु साहनी, उसका मुख्यालय है दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में। और अगला प्रश्न, हाल ही में अलेक्जेंडर डेल रिम्पल अवार्ड 2019 से किसे सम्मानित किया गया? ऑप्शन है विनय बदवार, महेश भूपति, रामचंद्रन सिंह, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है विनय बदवार। भारतीय नौसेना जल संरक्षण के मुख्य जल सर्वेक्षक वाइस एडमिरल विनय बदवार को अलेक्जेंडर डेल रिम्पल अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया है। उन्हें यह पुरस्कार भारतीय जल सर्वेक्षण और विशाल हिंद महासागर क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया है। इस पुरस्कार को यूके के रक्षा मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत किया गया था। इस पुरस्कार के विजेता का चयन यूके हाइड्रोग्राफिक ऑफिस की मुख्य समिति द्वारा दुनिया भर में हाइड्रोग्राफी, कार्टोग्राफी और नेविगेशन के मानकों को बढ़ावा देने के प्रयासों के लिए किया जाता है। वाइस एडमिरल विनय बदवार 1982 में भारतीय नौसेना में शामिल हुए थे। उन्होंने भारतीय नौसेना जल संरक्षण कार्यालय के क्षेत्रीय अक्षमता निर्माण कार्यक्रमों का नेतृत्व किया है। साल 2019 में उन्हें पीक टाइम के दौरान असाधारण आदेश की विशिष्ट सेवा के लिए अति विशिष्ट सेवा पदक से भी सम्मानित किया गया था। वह नौसेना में शामिल होने के बाद से अंतर्राष्ट्रीय हाइड्रोग्राफी संगठनों में अक्षमता निर्माण उप समिति के सदस्य रहे हैं। नौसेना प्रमुख हैं एडमिरल करमबीर सिंह, अंतर्राष्ट्रीय हाइड्रोग्राफी संगठनों के निदेशक हैं अरबी काम्फर, ये दक्षिण अफ्रीका के हैं, और मुस्तफ़ा इम्पेटेस, ये किसके हैं? तुर्की के। इसकी स्थापना 1921 में। इसका मुख्यालय है मोनाको में। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में दक्षिण मध्य रेलवे जोन ने कोविड-19 मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने में अस्पताल प्रबंधन की सहायता करने के लिए एक रोबोट विकसित किया है। उसका नाम क्या है? हमारे ऑप्शन है रेल बोट, परमाणु वायु, A&B, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है रेल रोबोट। दक्षिण मध्य रेलवे जोन ने कोविड-19 मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने में अस्पताल प्रबंधन की सहायता करने के लिए एक रोबोट रेल बोट विकसित किया है। R-बोट का इस्तेमाल दवाओं, चिकित्सा सामान की आपूर्ति करने और मरीजों को भोजन परोसने के लिए किया जा रहा है, जिसमें शारीरिक संपर्क की आवश्यकता नहीं है। यह डिवाइस डॉक्टरों, नर्सों और अन्य सहायक चिकित्सा कर्मचारियों को संक्रमण के खतरे से दूर रखने में सक्षम बनाएगा। R-बोट को सिंगल मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से संचालित किया जाता है, जिसे वाईफाई सुविधा द्वारा समर्थित इनोवेशन के एक भाग के रूप में विकसित किया गया है। R-बोट में मरीजों के तापमान का पता लगाने और इसे मोबाइल फोन पर डिस्प्ले करने के लिए सेंसर आधारित सुविधा से लैस है। यह किसी भी मरीज के सामान्य से ज़्यादा तापमान होने के मामले में अलार्म देने में सक्षम है, ताकि मरीजों को मिलने वाले मेडिक्स के बारे में चेतावनी दी जा सके। R-बोट रिकॉर्डिंग के जरिए मरीजों और डॉक्टरों के बीच सहज बातचीत की सुविधा के साथ साथ 2 तरफा ऑडियो और वीडियो कम्युनिकेशन के रूप में कार्य करता है। अंधेरे में भी कम्युनिकेशन बनाने के लिए आपातकालीन नाइट लैब और नाइट साइट के साथ साथ इंफ्रारेड तकनीक का भी इस्तेमाल करता है। दक्षिण मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय है रेल नीलायम, जो कि सिकंदराबाद में है। इसके महाप्रबंधक हैं
गजानन माल्या। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में फ्लिपकार्ट ने ग्राहकों को डिजिटल मोटर बीमा पॉलिसी देने के लिए किसके साथ हाथ मिलाया? हमारा ऑप्शन है बजाज, एयरटेल, वोडाफोन, उपयोग सभी। इसका सही आंसर है बजाज के साथ। ई कॉमर्स दिग्गज कंपनी फ्लिपकार्ट और बजाज अलियाज जनरल इंश्योरेंस ने फ्लिपकार्ट ग्राहकों को डिजिटल मोटर बीमा पॉलिसी की सुविधा देने के लिए समझौता किया है। बीमा कंपनी और ई कॉमर्स प्रमुख के बीच यह साझेदारी फ्लिपकार्ट के ग्राहकों को उनके वाहनों को सुरक्षित रखने के लिए सहज, सुलभ और फ्लेक्सिबल समाधान प्रदान करेगी। फ्लिपकार्ट उपभोक्ता अपने फ्लिपकार्ट ऐप का उपयोग करके इसे मोटर बीमा पॉलिसी को खरीद सकते हैं। इस साझेदारी से बजाज अलियाज जनरल इंश्योरेंस कंपनी का ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर व्यापक वितरण बेस बनेगा, जिससे बजाज फ्लिपकार्ट के ग्राहकों को उपयुक्त समाधान प्रदान करके अपनी श्रेणी की सेवाओं में सर्वश्रेष्ठ पेशकश करने में सक्षम बन जाएगा। फ्लिपकार्ट का मुख्यालय बेंगलुरु में। फ्लिपकार्ट की स्थापना सन 2007 में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली के स्नातक सचिन बंसल और बिनी बंसल द्वारा की गई थी। हमारा अगला प्रश्न है, हाल में भारत ने फिलिस्तीन शरणार्थियों के कल्याण के लिए काम करने वाली संयुक्त राष्ट्र राहत और निर्माण एजेंसी को कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता राशि प्रदान की है? हमारे ऑप्शन है 2 मिलियन अमेरिकी डॉलर, 3 मिलियन अमेरिकी डॉलर, 5 मिलियन अमेरिकी डॉलर, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है 2 मिलियन अमेरिकी डॉलर। भारत ने फिलिस्तीनी शरणार्थियों के कल्याण के लिए काम करने वाली संयुक्त राष्ट्र राहत और निर्माण एजेंसी को 2 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता राशि प्रदान की है। यह सहायता कोरोना वायरस की संकट की परिस्थिति के दौरान शिक्षा और स्वास्थ्य सहित यूरोवा के प्रमुख कार्यक्रमों और सेवाओं के लिए दी गई है। संयुक्त राष्ट्र राहत और निर्माण एजेंसी ने अपनी बुनियादी सेवाओं को संचालित करने के लिए भारत के समर्थन की सराहना की है। यह सहायता ऐसे समय की जा रही है जब पूरी दुनिया कोविड-19 महामारी द्वारा उत्पन्न चुनौतियों का सामना कर रही है। भारत ने साल 2019 में यूरोवा के लिए वार्षिक योगदान 1.25 मिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़ाकर 5 मिलियन अमेरिकी डॉलर कर दिया और साथ ही साल 2020 में इसे 5 मिलियन अमेरिकी डॉलर देने का भी वादा किया है, जिससे भारत के लिए एजेंसी के सलाहकार आयोग का सदस्य बनने के लिए एक नया रास्ता खोल दिया गया है। यह सहायता राशि फिलिस्तीन में भारत के प्रतिनिधि सुनील कुमार द्वारा संयुक्त राष्ट्र एजेंसी को दी गई है। यूरोवा उन फिलिस्तीनियों लोगों के कल्याण के लिए कार्य करता है जो 1948 में युद्ध के दौरान अपने घर छोड़कर चले गए थे, जिन्हें घरों से बाहर निकाल दिया गया था। संयुक्त राष्ट्र राहत और निर्माण एजेंसी का मुख्यालय है अमान, जो कि जॉर्डन में है। इसके आयुक्त जनरल हैं क्रिश्चियन सोंडर्स। हमारा अगला प्रश्न, हाल ही में नेशनल टेस्ट अभ्यास नामक एक नया मोबाइल एप्लीकेशन किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? हमारे ऑप्शन है मानव संसाधन विकास मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, खेल मंत्रालय, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा। मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा नेशनल टेस्ट अभ्यास नामक एक नया मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया। इस ऐप को राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी द्वारा विकसित किया गया है। यह एप्लीकेशन जेईई मेंस, नीट आदि जैसी परीक्षाओं के उम्मीदवारों को मॉक टेस्ट कराने में मदद करेगी। यह एप्लीकेशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा संचालित है, इसलिए छात्रों को टेस्ट पूरा करने के बाद तुरंत ही रिजल्ट भी मिल जाएगा। इस ऐप का मुख्य उद्देश्य लॉकडाउन के कारण बंद पड़े शिक्षण संस्थानों के दौरान छात्रों की मदद करना है। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री हैं रमेश पोखरियाल निशंक। हमारा अगला प्रश्न है, हाल में लोकप्रिय गायिका लता मंगेशकर ने आत्मनिर्भर भारत की भावनाओं को सलाम करते हुए गाना गाया है। इसका शीर्षक क्या है? हमारे सुने जय तू भारतम, जय हो इंडिया, चक दे इंडिया, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है जय तू भारतम। लोकप्रिय गायिका लता मंगेशकर ने आत्मनिर्भर भारत की भावना को सलाम करते हुए गाना गाया है, जिसका शीर्षक जय तू भारतम है। उन्हें यह गाना भारत के लोगों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को समर्पित किया है। इस गाने को अनुराधा पौंडवाल, कविता कृष्णमूर्ति, श्यान उदित नारायण, पंकज उदास, अलका याग्निक, रेखा, आशा भोसले, एसपी बालासुब्रमण्यम, शंकर महादेवन, सोनू निगम जैसे और कैलाश खेर सहित 200 से अधिक गायकों ने गाया है। इस गीत को प्रसिद्ध संगीतकार, कवि और लेखक प्रसून जोशी द्वारा लिखा गया है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय इस्पात संघ ने किसको अपना नया अध्यक्ष नियुक्त किया है? हमारे ऑप्शन है दिलीप उमेन, प्रकाश महाजन, कपिल सिब्बल, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है दिलीप उमेन को। भारतीय इस्पात ने दिलीप उमेन को अपना नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। वह वर्तमान में ऑर्चेलर मित्तल निप्पॉन स्टील इंडिया के सीईओ हैं। उन्हें अगले 2 वर्षों के लिए सर्वसम्मति अध्यक्ष चुना गया है।
वह टाटा स्टील के CEO टीवी नरेंद्रन का स्थान लेंगे, जिन्हें 1 मई से अध्यक्ष के पद से हटने का फैसला किया है। 37 साल से अधिक वर्षों का अनुभव रखने वाले उमेन भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर के पूर्व छात्र होने के साथ साथ इस्पात उद्योग के एक पेशेवर अनुभवी हैं। इंडियन स्टील एसोसिएशन का मुख्यालय है नई दिल्ली में। इसकी स्थापना 2014 में की गई। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस कब मनाया गया? हमारे ऑप्शन 21 मई, 20 मई, 15 मई, 12 मई। इसका सही आंसर है 21 मई को। भारत की सिफारिश पर विश्व भर में 21 मई को इंटरनेशनल टी डे यानी अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस के रूप में मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस को मनाए जाने का उद्देश्य चाय उत्पादकों और चाय श्रमिकों की स्थिति में सुधार करने का प्रयास करना है। चाय उत्पादक देश इस व्यवसाय से बहुत लाभ कमाते हैं, लेकिन चाय बागानों में काम करने वाले मजदूरों की हालत आज भी खराब है। इस तरह अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस का उद्देश्य चाय श्रमिकों के अधिकारों, दैनिक मजदूरी, सामाजिक सुरक्षा, रोजगार सुरक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति को बेहतर करने के लिए प्रोत्साहित करना है। अंतर्राष्ट्रीय चाय का इतिहास। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने भारत द्वारा अक्टूबर 2015 में चाय पर अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और कृषि संगठन के अंतर सरकारी समूह की बैठक में दिए गए प्रस्ताव के बाद 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस के रूप में घोषित किया था। साल 2019 से पहले 15 मई को चाय उत्पादक देशों बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, वियतनाम, इंडोनेशिया, केन्या, मलावी, मलेशिया, उगांडा, भारत, तंजानिया में अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस के रूप में मनाया जाता था। चाय क्या है? चाय कैमेलिया सिनेंसिस पौधे से बनने वाला एक पेय पदार्थ है। यह चाय पानी के बाद दुनिया का सबसे ज़्यादा पिया जाने वाला पेय पदार्थ है। ऐसा माना जाता है कि चाय की उत्पत्ति उत्तर पूर्वी भारत, उत्तर म्यांमार और दक्षिण पश्चिमी चीन में हुई थी, लेकिन अभी इसके मूल स्थान के बारे में कोई भी विश्वसनीय जानकारी नहीं मिली। इसके बावजूद चाय का लंबे समय से सेवन किया जा रहा है। इस बात के भी कुछ प्रमाण मिलते हैं कि चीन में लगभग 5000 साल पहले चाय पी जाती थी। चाय का सेवन एंटीऑक्सीडेंट और वजन घटाने के प्रभावों के लिए स्वास्थ्य लाभ और कल्याणकारी माना जाता है। कई समुदायों में इसका सांस्कृतिक महत्व भी है। खाद्य और कृषि संगठन के महानिदेशक हैं काओ डोंगयू। इसका मुख्यालय है रोम, इटली में। इसकी स्थापना 16 अक्टूबर 1945 में की गई। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में सुकून कोविड-19 बीट द स्ट्रीट नामक एक नया कार्यक्रम किसने शुरू किया है? हमारे ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, बिहार, हरियाणा में से कोई नहीं। इसका आंसर है जम्मू कश्मीर ने। जम्मू कश्मीर के सूचना और जनसंपर्क विभाग ने हाल ही में सुकून कोविड-19 बीट द स्ट्रीट नामक एक नया कार्यक्रम शुरू किया है। यह पहल लॉकडाउन से पड़ने वाले मनोवैज्ञानिक प्रभाव को दूर करने के लिए अपनाए जाने वाले उपायों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए शुरू की गई है। इस कार्यक्रम का प्रसारण दूरदर्शन कश्मीर चैनल पर हर मंगलवार को सुबह 9 बजे किया जाएगा। इसके दौरान मनोचिकित्सक, प्रख्यात चिकित्सक और मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य पर अपने अपने विचार साझा करेंगे। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य नागरिकों के मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर रखना और कोविड-19 से संबंधित समस्याओं का निदान करना है। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। हमारा अगला प्रश्न, हाल ही में किसने छावनी बोर्डों का ऑनलाइन प्रबंधन करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? हमारे ऑप्शन है DGDE, ई-गो, A&B इन उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर है A&B। रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले रक्षा संबंध महानिदेशालय DGDE और ई-गो फाउंडेशन ने छावनी बोर्डों का ऑनलाइन प्रबंधन करने के लिए एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। दोनों इकाइयों देश के सभी छावनी बोर्डों में ई गवर्नेंस को बढ़ाने और नागरिक सेवाओं के विस्तार के लिए मिलकर काम करेंगी। ये सेवाएं क्लाउड आधारित प्लेटफॉर्म डिजिट के तहत मुहैया कराई जाएंगी। ये सेवाएं ई छावनी नामक कार्यक्रम के तहत प्रदान की जाएंगी। सभी सेवाएं भारत के सबसे बड़े ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म फॉर अर्बन गवर्नेंस यानी डिजिट के माध्यम से प्रदान की जाएंगी। इस प्लेटफॉर्म में डैशबोर्ड्स, वेब पोर्टल्स, विविध संग्रह, ट्रेड लाइसेंस, फायर NOC सिस्टम, लोक शिकायत निवारण प्रणाली, संपत्ति कर, जल और सीवरेज शुल्क, ऑनलाइन बिल्डिंग अनुमति प्रणाली और वित्त और लेखा प्रणाली शामिल है। इस प्रकार यह चैनलों के माध्यम से सेवाओं के बेहतर वितरण और सभी छावनी बोर्डों से संबंधित जानकारी के ऑनलाइन उपयोग को आसान बनाएगा। ई-गो फाउंडेशन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं विराज त्यागी। महानिदेशक हैं रक्षा संपदा निदेशालय के दीपा बाजवा। हमारा अगला प्रश्न है,
हाल ही में व्यवसायों और व्यापारियों की मदद के लिए किस कंपनी ने ऑनलाइन दुकानों की सेवा शुरू की है? हमारे ऑप्शन है ट्विटर, फेसबुक, टिकटॉक, उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर है फेसबुक ने। भारत में कोरोना वायरस की महामारी के बीच व्यवसायों और व्यापारियों की मदद के लिए फेसबुक ने ऑनलाइन दुकानों की सेवा शुरू की है, जिसके तहत दुकानदार फेसबुक और इंस्टाग्राम पर अपनी दुकान बना पाएंगे और चीज़ों को बेच सकेंगे। फेसबुक का मुख्यालय है मेनलो पार्क, कैलिफोर्निया, जो कि अमेरिका में। इसकी स्थापना 2004 में की गई। इसके संस्थापक है मार्क जुकरबर्ग। इंस्टाग्राम का मुख्यालय कैलिफोर्निया, अमेरिका में। इसकी स्थापना 2010 में की गई। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो आप मेरे यूट्यूब चैनल करें स्टडी IQ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसके बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों।